गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि हम पिछले 3 वीडियो के अंदर ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं। ब्लड के अंदर जो सेलुलर कंपोनेंट है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने पहले इरिथ्रोसाइट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, और ल्यूकोसाइट्स के बारे में भी पढ़ लिया। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्लेटलेट्स, जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जानते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स भी कह सकते हैं या प्लेटलेट्स भी कह सकते हैं। तो प्लेटलेट्स बेसिकली क्या होता है कि यह सेल नहीं है ना। सेल जो है ये नहीं है। अभी पिछले क्लासेस के अंदर हमने ये देखा था कि जो हमारा WBC होता है और जो हमारा RBC होता है वो सेल है। किसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, किसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। लेकिन जो प्लेटलेट्स हैं ये सेल नहीं है, ठीक है। तो अगर ये सेल नहीं है तो इनके अंदर कोई न्यूक्लियस भी नहीं होगा, न्यू न्यूक्लियस, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। ये बहुत ही स्मॉल डिस्क होते हैं जो कि जिसका शेप जो है वो बहुत ही इरेगुलर होता है, ठीक है, वेरी स्मॉल डिस्क, ठीक है, इरेगुलर शेप, जिसका जो शेप है वो इरेगुलर है, पता नहीं है कैसे भी हो सकता है, ठीक है। और जो ये डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है बेसिकली ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? ब्लड क्लॉटिंग के लिए ना, रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अब ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये रिस्पॉन्सिबल कैसे होते हैं कि इनके जो साइटोप्लाज्मा है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, इनके जो साइटोप्लाज्मा है, तो इनके साइटोप्लाज्मा में बेसिकली क्या होता है, इनके साइटोप्लाज्मा ग्रैन्यूल्स से पैक्ड होते हैं ना, पैक्ड विद ग्रैन्यूल्स से ये पैक्ड होते हैं। तो जो इनके साइटोप्लाज्मा है जो कि पैक्ड हैं, तो इनमें कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, है ना। सब्सटेंसेस इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लॉटिंग, ठीक है, जो क्लॉटिंग के लिए क्या होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे या प्रोमोट क्लॉटिंग। हम रिस्पॉन्सिबल भी कह सकते हैं या प्रोमोट भी कह सकते हैं ना, कि ये क्लॉटिंग को प्रमोट करने का काम करते हैं। अब जो इनका डायामीटर है वो 2 to 4 जो है माइक्रोन होता है, 2 to 4 माइक्रोन इनका डायामीटर है, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल जो है वो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, जो कि जिसका जो शेप है वो इरेगुलर है, ठीक है। तो बेसिकली जो इनकी नॉर्मल वैल्यू है हम कह सकते हैं वो 2 लाख से लगभग प्रेजेंट होती है, ठीक है। 2 लाख से लेकर के 350 लाख तक लगभग इसकी जो नॉर्मल वैल्यू है वो होती है, ठीक है। अब प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के लिए क्या जरूरी है? प्लेटलेट्स के प्रोडक्शन के लिए थ्रोम्बोपोएटिन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। सारे सेल्स के अंदर हमने पढ़ा था कि उसके प्रोडक्शन के लिए कुछ हार्मोन्स या कोई चीजें रिस्पॉन्सिबल थी। तो इसके लिए कौन सी चीज रिस्पॉन्सिबल है? थ्रोम्बोपोएटिन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट प्रोडक्शन, है ना। प्लेटलेट प्रोडक्शन के लिए बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। अब जो प्लेटलेट्स हैं इनका जो लाइफ स्पैन है वो 8 to 11 डेज होता है, 8 से 11 दिन का, ठीक है। ये बेसिकली क्या है कि स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होते हैं, यानी कि हिमेटोस्टेटिस में यूज नहीं होते। हिमेटोस्टेटिस बेसिकली क्या है कि मेंटेनेंस का एक प्रोसेस है। तो बेसिकली ये उसके अंदर मतलब हम यहाँ पे कैसे इसको समझ सकते हैं कि जो हिमेटोस्टेटिस होता है, हिमेटोस्टेसिस
बेसिकली क्या है, इसको हम कह सकते हैं सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग। ठीक है, सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग यानी जो मेंटेनेंस करने का काम कर रहा है। अगर कहीं पे इंजरी हुई या कहीं पे ब्लीडिंग हो रहा है तो जो मेंटेनेंस करने का काम कर रहा है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, हमने पढ़ा कि ये क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो ये क्लॉटिंग के लिए तो है रिस्पॉन्सिबल, लेकिन इनका उसमें यूज नहीं होता है, यानी कि हीमोस्टैसिस का जो प्रोसेस है उसमें ये यूज नहीं होते हैं। तो जब ये यूज नहीं होते तो बेसिकली इनका जो डिस्ट्रॉय का प्रोसेस है वो कहाँ पे होता है, स्प्लीन के अंदर। और कैसे, मैक्रोफेजेस के द्वारा। डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन बाय मैक्रोफेजेस। ठीक है, मैक्रोफेजेस के द्वारा जो स्प्लीन है उसमें ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, और बेसिकली क्या है, एक चीज हम यहाँ पे जान लें, कलर चेंज कर लेते हैं। जो मेगा कैरियोसाइट, मेगा कैरियोसाइट बेसिकली ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट इन बोन मैरो, प्रेजेंट इन बोन मैरो। ठीक है, यही जो मेगा कैरियोसाइट है, ये मेगा कैरियोसाइट पिंच्ड ऑफ होकर के जो है वो ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स बनाते हैं ना। पिंच्ड ऑफ फॉर्म ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स। ठीक है, ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स को बनाने का काम करते हैं, है ना। तो बेसिकली जो है वो ये कैसे बनता है ये पता चल गया कि जो मेगा कैरियोसाइट सेल होते हैं वो जो कि बोन मैरो के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो यही जो है वो पिंच्ड ऑफ होकर के ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स का निर्माण करते हैं या फॉर्मेशन करते हैं। अब जैसे ही प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है वैसे ही ये अपने आप को सील कर लेते हैं, है ना, सील क्विकली, यानी कि अपने आप को ये जल्दी से जल्दी क्या कर लेते हैं, वो सील कर लेते हैं। हमने पढ़ा था सील करने का मतलब क्या है कि ये ग्रैन्यूल्स से जो है वो अपने आप को पैक कर लेते हैं और इन्हीं के अंदर जो है कुछ सब्सटेंसेस पाए जाते हैं जो कि क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल है ना। तो जैसे ही पिंच्ड ऑफ होकर के ए न्यूक्लिएटेड प्लेटलेट्स का जैसे ही फॉर्मेशन होता है ये अपने आप को सील कर लेते हैं फटाफट से प्लाज्मा को ग्रैन्यूल्स के द्वारा, और इनके अंदर जो सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं वो क्लॉटिंग मैकेनिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो प्लेटलेट्स के बारे में खाली इतनी ही चीजें हैं, और बेसिकली हम इसमें एक और मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम इसको देखते हैं, जो कि बेसिकली प्लेटलेट्स के फंक्शन के रिगार्डिंग है कि इसका काम क्या है या ये कैसे करता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं, अभी हमने पीछे देखा था हीमोस्टैसिस होता क्या है, हमने देखा था सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग। सीजेशन का मतलब क्या हो गया, स्टॉप, है ना, परमानेंटली स्टॉप, यानी कि सीजेशन ऑफ ब्लीडिंग को ही हम क्या बोलेंगे, हीमोस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, जो हमारे प्लेटलेट्स के सेल हैं। प्लेटलेट्स के जो पार्टिकल्स वो इसके अंदर बेसिकली फंक्शन करते हैं, है ना। तो जो हमारा हीमोस्टैसिस का प्रोसेस है वो बेसिकली 4 प्रोसेसेस के द्वारा होता है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला क्या है, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन। सेकंड जो है वो है प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, ठीक है। थर्ड है कोएगुलेशन यानी कि ब्लड क्लॉटिंग। और नेक्स्ट है, फोर्थ है फिब्रिनोलाइसिस। तो बेसिकली इसके अंदर हम इन्हीं 4 मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे।
इन्हीं 4 मैकेनिज्म के द्वारा हीमोस्टेसिस का प्रोसेस होता है। तो सबसे पहला जो है वो क्या है, वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो का मतलब क्या हो गया, जो ब्लड वेसल्स हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन का मतलब हो गया कॉन्ट्रैक्ट, है ना, कॉन्ट्रैक्ट यानी कि सिकुड़ गया। ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर बेसिकली ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, जिससे कि जो ब्लड फ्लो है वो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, रेड्यूस हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। तो इसके मैकेनिज्म के बारे में हम एक रे डायग्राम के द्वारा समझेंगे कि जब भी जो प्लेटलेट्स हैं वो डैमेज्ड ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आते हैं, यानी कि हम यहाँ पे सबसे पहले अगर हम लिख सकते हैं डैमेज्ड ब्लड वेसल्स। डैमेज्ड ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या कर रही हैं कि इनके कांटेक्ट में जब भी प्लेटलेट आता है ना, प्लेटलेट जब भी इनके कांटेक्ट में आता है तो ये प्लेटलेट्स इनके कांटेक्ट में आते ही क्या हो जाती हैं, स्टिकी। ठीक है, स्टिकी हो जाएंगी। तो जैसे ही ये स्टिकी हो जाएंगी तो स्टिकी होने की वजह से ये क्या हो जाएंगी, चिपक जाएंगी, एडेयर हो जाएंगी, यानी कि चिपक जाएंगी ऑन द ब्लड, ऑन द सरफेस ऑफ ब्लड वेसल। ठीक है, ब्लड वेसल्स के जो सरफेस हैं उन पे ये क्या होती हैं, चिपक जाती हैं। अब चिपकने के बाद से ये क्या करेंगी, कुछ केमिकल्स को रिलीज करेंगी, जिसको हम बेसिकली सीरोटोनिन कहते हैं। रिलीज सीरोटोनिन, ठीक है, रिलीज सीरोटोनिन, सीरोटोनिन को रिलीज करने का काम करती हैं। अब जैसे ही सीरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है तो ये न्यूरोट्रांसमीटर्स के अंदर हम इसको देखेंगे डीप में कि ये क्या होता है। ठीक है, तो जब सीरोटोनिन जो है वो रिलीज होता है तो ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, कॉन्ट्रिक्ट हो जाते हैं, है ना, कॉन्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स। अब जो ब्लड वेसल्स हैं वो कॉन्ट्रिक्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, रेड्यूस और स्टॉप ब्लड फ्लो। ब्लड फ्लो जो है वो स्टॉप हो जाएगा वो या रेड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ से फिर से देख लेते हैं। जो पहला जो हमारा प्रोसेस था वो क्या था, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन। वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बेसिकली क्या है कि इसके अंदर ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने का यानी कि कॉन्ट्रैक्ट करने का जो मैकेनिज्म है वो शो होता है। इसमें सबसे पहले हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो डैमेज होते हैं, तो जैसे ही कोई प्लेटलेट्स जो है वो डैमेज्ड ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आती है वो स्टिकी हो जाती है। स्टिकी होने के बाद वो उसी सरफेस एरिया पे क्या करती है, चिपक जाती है। चिपकने के बाद से वो सीरोटोनिन केमिकल रिलीज करती है। ये केमिकल क्या इफेक्ट करता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होते हैं तो जो ब्लड फ्लो है वो या तो रेड्यूस हो जाता है या फिर स्टॉप हो जाता है। तो ये था पहला मैकेनिज्म। अब नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, सेकंड मैकेनिज्म क्या है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, प्लेटलेट का मतलब प्लेटलेट हो गया, प्लग फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि एक दूसरे के ऊपर वो जा जाके चिपक जाती हैं, है ना, एक दूसरे के ऊपर चिपकती जाती हैं और प्लग फॉर्मेशन कर देती हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, हम यहाँ से देखेंगे पीछे कि जहाँ पे ब्लड वेसल्स के कांटेक्ट में आने मतलब इंजर्ड ब्लड वेसल के कांटेक्ट में आने पे प्लेटलेट्स चिपक गई थी वहां पे, तो जैसे ब्लड वेसल्स के ऊपर जब प्लेटलेट्स चिपकती है तो वो चिपकने के बाद एक दूसरे के ऊपर क्या है, अरेंज होती जाती है ना, अरेंज होती जाती है। तथा ये क्या है कि एडीपी या अदर सब्सटेंसेस को रिलीज करने का काम करती है।
ठीक है, एडिशन डाइफॉस्फेट जिसको हम बोलते हैं एडीपी। तो चिपकने के बाद एडीपी या अदर सब्सटेंसेस को ये क्या करती है, रिलीज करती है। ये जो भी एडीपी है या अदर सब्सटेंसेस हैं, ये क्या करेंगे, प्लेटलेट्स को अट्रैक्ट करने का काम करेंगे। अब मान लो कि जहां से जो प्लेटलेट्स हैं वो अट्रैक्ट होते हैं, तो अट्रैक्ट होने के बाद जब वो वहां पे आएंगे तो जो भी डैमेज्ड एरिया है, डैमेज्ड साइट है, उस पे जा जाके सब चिपकते जाते हैं, चिपकते जाते हैं एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, और उस पूरे एरिया को ये क्या कर देते हैं, सील कर देते हैं। इसी प्रोसेस को बेसिकली हम प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं, जिसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 6 मिनट है ना। यानी कि इंजरी होने के बाद या डैमेज होने के बाद 6 मिनट के अंदर, 6 मिनट के अंदर ही ये प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो समझ आ गया इसमें क्या हो रहा है। बेसिकली क्या है कि जो प्लेटलेट्स हैं, प्लेटलेट्स अरेंज्ड, ठीक है, अरेंज हो जा रहे हैं एंड सिक्रीट एडीपी एंड अदर सब्सटेंसेस। वो जो अदर सब्सटेंस है वो क्या करेगा, मोर प्लेटलेट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट मोर प्लेटलेट, है ना। जब और सारे प्लेटलेट्स आएंगे तो वो क्या करेंगे, वेस्कुलर डैमेज का जो साइट है वहां पे पहुंच करके सील कर देंगे, सील, टेम्पररी सील द इंजर्ड एरिया। ठीक है, इंजर्ड एरिया को ये बेसिकली क्या करते हैं, टेम्पररी सील कर देते हैं। इसी को ही हम क्या बोलते हैं, नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन। ठीक है, नोन एज प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन, इसी को हम बेसिकली प्लेटलेट प्लग फॉर्मेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मैकेनिज्म हमने पढ़ लिया वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का। इसमें बेसिकली जो ब्लड वेसल्स के कॉन्स्ट्रिक्ट होने का मैकेनिज्म था। जो सेकंड है वो क्या है, प्लेटिप्लग फॉर्मेशन है। प्लेटिप्लग फॉर्मेशन में जो प्लेटलेट्स हैं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं और एक दूसरे के ऊपर आके चिपक जाती हैं और प्लग का फॉर्मेशन करती हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कोगुलेशन। कोगुलेशन के अंदर क्या है, ब्लड क्लॉटिंग है। ब्लड क्लॉटिंग के अंदर बेसिकली क्या है कि जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है, यानी कि जो थर्ड प्रोसेस है, थर्ड प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करें, थर्ड प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, कोगुलेशन। तो बेसिकली इसको हम कह सकते हैं कि यह एक कंप्लीट प्रोसेस है, कंप्लीट प्रोसेस है ना। कंप्लीट प्रोसेस यानी इसके अंदर जो कोगुलेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। जिसके अंदर कौन किसकी वजह से होता है या कौन रेस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग फैक्टर, क्लॉटिंग फैक्टर। ठीक है, तो कोगुलेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, क्लॉटिंग फैक्टर। तो कुछ क्लॉटिंग फैक्टर्स पाए जाते हैं जो कि कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये सारे जो क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो हमेशा अरेंज तरीके से होते हैं, यानी सीरियल वाइज होते हैं कि पहले के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। तो आप इधर से उधर उसको मूव नहीं कर सकते, है ना। पहले के बाद पहला जो है वो दूसरे को एक्टिवेट करता है, लाइक दैट कि आप चेन समझो कि जो पहला है वो दूसरे वाले को एक्टिवेट कर रहा है, फिर दूसरा वाला जो है वो तीसरे वाले को एक्टिवेट कर रहा है, फिर जो तीसरा वाला है वो चौथे वाले को एक्टिवेट कर रहा है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे को एक्टिवेट करते जाते हैं और इसके द्वारा वहां पे जो है क्लॉटिंग मैकेनिज्म देखने को मिलता है, यानी कि कोगुलेशन का प्रोसेस जो है वो देखने को मिलता है। तो इसमें टोटली जो है वो 12 ब्लड क्लॉटिंग जो फैक्टर्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जिनके नाम हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बेसिकली यही एक दूसरे को एक्टिवेट करके कोगुलेशन के प्रोसेस को मेंटेन करते हैं। तो सबसे पहला है, हम यहाँ पे सिर्फ नाम लिख लेते हैं, फिब्रिनोजन। ठीक है, सेकेंड जो है प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, थर्ड है
थ्रोम्बोप्लास्टिन। नेक्स्ट है कैल्शियम। ठीक है, नेक्स्ट है लेबाइल फैक्टर, नेक्स्ट है स्टेबल फैक्टर, नेक्स्ट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर ए। नेक्स्ट है क्रिसमस फैक्टर, नेक्स्ट है स्टर्ड पावर फैक्टर, स्टर्ड पावर फैक्टर। नेक्स्ट है एंटी हीमोफिलिक फैक्टर सी, यहाँ पे ए था और यहाँ पे सी है। ठीक है, नेक्स्ट है हगमैन फैक्टर और लास्ट है फिब्रिन, स्टेबलाइजिंग फैक्टर। ठीक है, फिब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर। तो टोटल ये जो 12 फैक्टर हैं या 12 जो क्लॉटिंग आपको फैक्टर दिखाई दे रहा है, ये एक दूसरे को एक्टिवेट करके ये मैकेनिज्म शो करते हैं, जिसकी वजह से जो ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो ये वैसे तो ये सारे मेन है, लेकिन जो ये आपका फिब्रिनोजन है, प्रोथ्रम्बिन है और थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये मेजर रोल प्ले करते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब जो चौथा प्रोसेस है फिब्रिनोलाइसिस, हम फिब्रिनोलाइसिस के बारे में देखेंगे। फिब्रिनोलाइसिस ये हमारा लास्ट है। फिब्रिनोलाइसिस क्या है कि फिब्रिनोलाइसिस का मतलब क्या हो गया कि जैसे एक बारी जो है वो आपका ब्लड क्लॉटिंग का जो मैकेनिज्म है वो शो हो गया, यानी कि वहां पे क्लॉटिंग हो गया। क्लॉटिंग होने के बाद से जो ब्लड वेसल्स हैं वो रिपेयर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे ब्लड में वो क्लॉटिंग हमेशा के लिए प्रेजेंट हो जाता है। हमने अभी पीछे पढ़ा है कि वो जो सील है वो टेम्पररी सील है ना, यानी कि जो क्लॉटिंग हमें दिखाई दे रहा है वो बेसिकली क्या है, टेम्पररी है, वो हमेशा के लिए क्लॉटिंग वहां पे प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो फिब्रिनोलाइसिस, लाइसिस का मतलब होता है कोई भी चीज टूटना, ब्रेक डाउन, है ना। तो जो वहां पे क्लॉटिंग हुआ है उसी क्लॉटिंग को टूटने को ही हम बेसिकली क्या कहेंगे, फिब्रिनोलाइसिस, है ना। यानी कि हम कह सकते हैं ब्रेक डाउन क्लॉट, है ना। क्लॉट के ब्रेक डाउन होने को ही हम क्या कहेंगे, फिब्रिनोलाइसिस। तो इसमें बेसिकली जो क्या है, हम कह सकते हैं कि ये जो भी प्रोसेस है वो किसके द्वारा कंप्लीट होता है, एक्टिवेटर के द्वारा। एक्टिवेटर क्या काम करेगा, यहाँ पे देखते हैं हम रे डायग्राम के द्वारा देख लेते हैं। जो एक्टिवेटर है वो प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है, कन्वर्ट इन प्लाज्मिन एंजाइम, है ना। यानी कि जो एक्टिवेटर है वो क्या काम कर रहा है, प्लाज्मिनोजन को प्लाज्मिन एंजाइम में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब जब ये प्लाज्मिन एंजाइम में प्लाज्मिनोजन कन्वर्ट हो जाती है तो ये प्लाज्मिन एंजाइम क्या काम करती है, फिब्रिन का ब्रेक डाउन करती है ना। ब्रेक डाउन या ब्रेक द फिब्रिन। ठीक है, फिब्रिन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, तो ये फिब्रिन के ब्रेकडाउन के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो अब जब कि फिब्रिन का जो ब्रेकडाउन हो रहा है तो ब्रेकडाउन के बाद से क्या होता है, जो ब्रेकडाउन प्रोडक्ट निकलता है, ब्रेकडाउन प्रोडक्ट। ब्रेकडाउन हो गया तो उसका कोई प्रोडक्ट निकलेगा। वो जो प्रोडक्ट होते हैं वो क्या है, सॉल्युबल प्रोडक्ट है। ठीक है, सॉल्युबल प्रोडक्ट है जो कि किसके द्वारा फिर रिमूव कर दिए जाते हैं, फैगोसाइटोसिस के द्वारा, रिमूव बाय
फैगोसाइटोसिस, है ना, फैगोसाइटोसिस के प्रोसेस के द्वारा ये रिमूव कर दिए जाते हैं। तो बेसिकली ये इसका प्रोसेस है ना, कि जो भी प्रोसेस इस तरीके से चल रहा है वो इसी तरीके से कंप्लीट होता है। यानी कि पहले तो जो है वो क्लॉटिंग हुआ, क्लॉटिंग होने के बाद से जो है वो फिब्रिनोलाइसिस का प्रोसेस होता है, जिसमें जो एक्टिवेटर है ये क्या करती है, प्लाज्मियोजेन को प्लाज्मिन एंजाइम के अंदर कन्वर्ट कर देती है। ये प्लाज्मिन एंजाइम फिब्रिन का ब्रेक डाउन करता है। तो फिब्रिन का जो ब्रेक डाउन का प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट जो है वो सॉल्युबल प्रोडक्ट होता है। वो सॉल्युबल प्रोडक्ट ब्रेक डाउन के बाद सॉल्युबल हो गया, तो सॉल्युबल जो प्रोडक्ट बाद में बच जाता है वो फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया के द्वारा वहां से रिमूव कर दिया जाता है। फैगोसाइटोसिस का जो प्रोसेस है हमने अभी पिछले वीडियो में पढ़ा था कि वो WBC के अंदर आता है, यानी कि जो हमारी व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो फैगोसाइटोसिस एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यानी कि जिसमें हमने पढ़ा था कि वो प्रोडक्ट को एनगल्फ करने का काम कर रही हैं, है ना, जो एनगल्फ कर रही हैं या फैगोसाइटोसिस की प्रोसेस को अप्लाई करती हैं चीज़ों को रिमूव करने के लिए, या कोई भी बैक्टीरिया या फॉरेन पार्टिकल को भी रिमूव करने के लिए। तो ये बेसिकली जो प्रोसेस था ये हीमोस्टैसिस का प्रोसेस था, जिसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग का मैकेनिज्म कैसे कंप्लीट होता है, फिर वो क्लॉट कैसे रिमूव होता है, इसके बारे में ये सारी चीजें थी। और यहाँ पे जो ब्लड है, ब्लड के जो प्लाज्मा वाला टाइप है, यानी कि ब्लड क्या होता है, ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, यानी कि प्लाज्मा और जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं उनके बारे में हमने डीप स्टडी करी। हमने देख लिया कि किसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट है, किसका क्या मैकेनिज्म है, और हीमोस्टैसिस के बारे में भी पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ब्लड ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा। थैंक यू।